वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपसे कहा गया है कि नीचे कुछ सेपरेशन करने के लिए आपको चीज दी गई हैं, इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। कितने दिए भाई, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, आई जे, है ना, जे तक दिए हैं। चलिए तो इनका सॉल्यूशन जान लेते हैं। पहला देखिए जैसे क्या है, तो सीधे सीधे हम आंसर दे देते हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को घोला गया है इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl से डिनोट करते हैं और जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, नमक जो घरों में हमारे पाया जाता है ना, यूज करते हैं, वो उसको आपने पानी में घोल दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया है। अब उनको अलग करने के लिए, सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप अपनाएंगे टेक्निक जिसका नाम है इवेपोरेशन। क्या नाम है? इवेपोरेशन। ये टेक्निक का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। चलिए उसके बाद कहा गया अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है जो कि एक मिक्सचर है। मिक्सचर में कौन कौन है भाई, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो अमोनियम क्लोराइड तो हो गई ना उसमें डेफिनेटली, तभी तो सेपरेट करोगे। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उनमें से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, सब्लिमेशन वाला प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लू क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगाने वाले हैं आप, सब्लिमेशन टेक्निक लगाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। तो कार का जो इंजन ऑयल है, ठीक है, कार में जो ऑयल पड़ता है उस ऑयल में क्या आ गए हैं, स्मॉल छोटे छोटे पीसेस आ गए हैं मेटल के, है ना, पार्टिकल्स आ गए। अब उनको कैसे अलग करेंगे, तो उसको तो हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर के एक्सट्रैक्ट हैं, पेटल्स हैं कुछ, उनको अलग करना है तो फ्लावर्स, कलर्स, ठीक है, ऐसा कुछ नाम अगर आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड होती है ना। तो चलिए नेक्स्ट, एफ, ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल को अलग करना है पानी से, तो सेपरेटिंग फनल लगा लेंगे। फनल से आप सेपरेट कर लेंगे दोनों चीजों को। आप जानते हैं एक चीज हल्की होती है, एक चीज भारी होती है। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय की पत्ती, है ना, टी लीव, चाय की पत्तियों को अलग करना है चाय से। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, है ना। आप देखते हैं घरों में छलनी होती है, उससे छानते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, लोहे की आयरन की पिन्स हैं कुछ जो कि सैंड में है, मिली हुई हैं, तो उनको कैसे करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि मैग्नेट लेके आएंगे तो भाई सैंड तो चिपकेगा नहीं, है ना, अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट। कौन हो जाएंगे, आयरन पिन्स हो जाएंगे, तो वो आयरन पिन सेपरेट होकर मैग्नेट पे चिपक जाएंगे और सैंड नीचे रह जाएगा। ठीक, इस तरह से। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स को, गेहूं के दानों को अलग करना हस्क, भूसे से, तो क्या करेंगे आप, बिनोइंग करेंगे। ध्यान दीजिए ये बिनोइंग, है ना, क्लास 8th में आया था, ध्यान है आपको, नहीं तो आप हमारा, है ना, क्लास 8th का ये वाला चैप्टर देख लीजिएगा, क्रॉप एंड प्रोडक्शन, है, क्रॉप प्रोडक्शन वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, जो फाइन मड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड है वाटर में, है ना, जो कीचड़ होती है, कहते हैं मिट्टी जैसा धुंधला पानी लग रहा है, ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन। कैसे सेडिमेंटेशन, मतलब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, आपको बताना है कि आप टी कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्टेप सुझाइए यहाँ पे, है ना। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। और आप इनको स्टेप्स को बनाते समय, समझाते समय ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो वर्ड्स इसने कहे हैं। तो बिल्कुल हम करने वाले और डेफिनेटली ये वर्ड्स तो आने ही वाले हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले टेक ए कप ऑफ वाटर, ठीक है, एक पानी का गिलास लीजिए। पानी का गिलास लेना है मतलब पानी, है ना, गिलास में पानी भर लीजिए। ठीक है, ये वाटर जो है ये सॉल्वेंट का काम करेगा इन अ पैन एंड बॉयल इट, और उसको उबालिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ऐड ए टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, फिर उसमें जब वो उबलने लगे, खोलने लगे,
उसमें 1 टीस्पून ऑफ शुगर यानी 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, या भाई किसी को ज़्यादा शुगर खाने की जरूरत है तो वो ज़्यादा भी मिला सकता है। चलिए सोल्यूट, और ये शुगर क्या कहलाएगी, ये सोल्यूट कहलाएगा। एंड टी लीव्स, टी की चाय की पत्तियां मिला दीजिए जो कि इनसोल्यूबल होती है। कैसी होती है टी लीव्स, घुलेंगे नहीं, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। अब क्या करें, ऐड मिल्क, अब उसमें मिल्क मिला दीजिएगा, ठीक है। मिल्क क्या हो जाएगा, सोल्यूट कहलाएगा, टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन, बॉइलिंग सॉल्यूशन खोलते हुए सॉल्यूशन में। अब सबसे लास्ट में क्या करेंगे, आफ्टर बॉइलिंग द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन पूरा उबल जाए, बॉयल हो जाए, फॉर सम टाइम, है ना, सम टाइम, फिल्टर द मिक्सचर, अब उसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट इज रेडी टू यूज, और जो फिल्ट्रेट होगा वही हो जाएगी हमारी चाय। चाय की चुस्की ले सकते हैं नमकीन बिस्किट के साथ, जिससे भी आपको पसंद है। नेक्स्ट, प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। प्रज्ञा ने क्या किया है बेटा, उसने टेस्ट किया है द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 3 अलग अलग सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट करने वाली है उनकी सोल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर देखने वाली किसकी सोल्युबिलिटी कितनी, यानी कौन कितना ज्यादा या कौन कितना कम घुलता है अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो, और कुछ इस तरह से नीचे टेबल की फॉर्म में उसने डाटा कलेक्ट किया। ओके, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिजल्ट्स जो हैं कहाँ दिए हैं, टेबल में दिए गए हैं। एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, और ये जो डाटा दिया गया है वो ग्राम में है। 100 ग्राम पानी में कौन सा सब्सटेंस कितना घुला, ये 100 ग्राम के लिए दिया गया है। जैसे ये दिया गया ना यहाँ पे, ठीक है, 293 के पे सोल्यूबिलिटी देखो, पोटेशियम नाइट्रेट कितना घुल जाता है, 32 का ग्राम, कितने में, 100 ग्राम में। तो ये 100 ग्राम के लिए डाटा दिया गया है ना। चलिए, वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेट सॉल्यूशन, चलिए तो अब हमें करना क्या है भाई, ये टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे सब्सटेंस है ना कितना घुला, वो सब्सटेंस डिसॉल्व, ठीक है। तो यानी कि ये दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट के लिए डाटा ये वाला है, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, ये डाटा इनके लिए दिए गए हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। वो कह रहा है आपको मास बताना है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट वाली टेबल पर जाएंगे तो भाई ये पोटेशियम नाइट्रेट वाली टेबल है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास हमें चाहिए होगा टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम जितना घुल सकता है उतना घोल देना हमें। इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में घोलना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर में। अब आप समझिए ये जो बेटा टेबल दी है ये 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए दी गई है, लेकिन हमें कितने में घोलना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर में बताना है, ठीक है। यानी कि ये डाटा जो दिया है वो 100 ग्राम और हमसे पूछा गया 50 ग्राम, यानी इस टेबल की जो भी वैल्यू उनको जस्ट हाफ कर देना है। एट 313 केल्विन, कितने केल्विन में, 313। तो भाई 313 वाला कहाँ है, ये टेबल है 313 वाली। पोटेशियम नाइट्रेट में जाएंगे 313 पे जाएंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी दिख रही है बेटा, 62। लेकिन ये 100 ग्राम के लिए है तो आपको कितने बताना है, 50 ग्राम के लिए। चलिए तो कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 62 का हाफ कितना हो जाएगा, 31। चलिए तो देखिए हमने आंसर भी यहाँ पे कर दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन फ्रॉम टेबल से हमने देखी वैल्यू वो 62 आई थी, ये 100 ग्राम के लिए थी। 450 ग्राम, 50 ग्राम के लिए कितनी आ जाएगी, 62/2 दैट इज 31 ग्राम। तो इस तरीके से टेबल से देख के हमने डाटा आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक्स, है ना, अब बी वाला आ गया, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो भाई देखो ये है पोटेशियम क्लोराइड वाली टेबल, है ना, इस टेबल में जाना है। इन वाटर एट 353 केल्विन, 353 केल्विन ये है, यहाँ जाना है तो हम यहाँ जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, हम यहाँ पे मिलने वाले हैं, देखो है ना, यहाँ पे मिलने वाले हैं कहीं पे, ठीक है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और उसने क्या किया, लीव्स कर दिया उसको कूल डाउन करने के लिए। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। अब देखो भाई पोटेशियम क्लोराइड लिया था उसने 353 केल्विन पे, तो वहां पे सोल्यूबिलिटी कितनी, 54 थी। कितनी सोल्यूबिलिटी पे था, 54 थी। अब वो कह रहा, अब वो उसने क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और धीरे धीरे ही क्या हो रहा, कूल। यानी हम यहां से इस तरफ बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हम मूव करते जा रहे हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हम इस तरफ मूव करते जा रहे हैं, यानी कि 54 ग्राम से लेकर 46, 40, 35 ऐसे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, तो वो क्या पाएगी, जैसे जैसे वो इधर मूव करेगी तो वो क्या खाएगी, सॉल्यूशन कोल्स, एक्सप्लेन, उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आंसर इज प्रज्ञा विल ऑब्जर्व दैट, प्रज्ञा ये पाएगी दैट व्हेन सॉल्यूशन गेट्स कूल डाउन, जैसे सॉल्यूशन कूल डाउन होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेज, पोटेशियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, सोल्यूबिलिटी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। देखो पहले 54 थी, टेम्परेचर 33 हुआ, 46 हो गई, कम हो रही है कंसंट्रेशन, है ना, तो ये कम होती जा रही है इन वाटर में। सी विल ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन कूलिंग, और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो आप पाएंगे कि क्रिस्टल्स बन जाएंगे, किसके बनेंगे भाई, अब पोटेशियम क्लोराइड है तो उसी के डेफिनेटली क्रिस्टल बनेंगे। इस तरह से आप आंसर पा सकते हैं। नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे सभी की सोल्यूबिलिटी बताओ। तो भाई 293 वाली टेबल ये है, इधर जाएंगे, सभी की बतानी है, मतलब तो देखो भाई पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है 32, देखो 293 पे, सोडियम क्लोराइड की कितनी है, तो ये देखो 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है 35, 293 भी बताना है, अमोनियम क्लोराइड की कितनी है, तो ये 37 है। इस तरह से आपको डाटा बनाना, और यही करके हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है, सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया, सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, तो भाई सबसे ज्यादा और पूछा है विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी है, तो आप देखो 32 है, 36 है, 35 है, 37, तो आप देख पा रहे हैं 37 वाली वैल्यू ज्यादा है, तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड, किसकी है बेटा, अमोनियम क्लोराइड की है 293 केल्विन पे, कितनी है वो वैल्यू 37 है। नेक्स्ट डी लास्ट पार्ट पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखो जैसा कि हम जान पा रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू, एक एग्जांपल भी देखा था, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कहीं देख लीजिए, देखो बेटा जैसे आप यहाँ जा रहे हैं, इधर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस साइड देखो 293, 313, 333, 353, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख पा रहे हैं सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है। देखो 21, 32, 62, 106, 160 लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे किसी भी टेबल में आप चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए, चाहे किसी में चले जाइए, तो सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, तो इससे उसने क्या पाया कि कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंसंट्रेशन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और पहले डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये हमने यहां से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो जानते हैं, पहले एक आंसर देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो आप ये देखिए बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो होता है वो किसी टेम्परेचर पे होता है, अलग टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कुछ और हो सकती है ना। अभी पिछले क्वेश्चन हमने देखा, तो कह रहा है ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट कैपेबल, कोई सॉल्यूशन में जितना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, चीजें घुल सकती हैं, डिसॉल्व हो सकती हैं, किसकी, सोल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, एज इट इज कैपेबल, जितना कि उसकी कैपेसिटी है ऑफ डिसॉल्विंग, घोलने की। तो भाई सोल्यूट घुल जाएगा सॉल्यूशन में जितना ज्यादा से ज्यादा वो घोल सकता है। ठीक है, इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब देखो बेटा, जैसे आप समझो, मान लिया एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, कितने की है, 5 ब्रेड खाने की, 5 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, और आपने आज सुबह सुबह 5 रोटी खाई, तो यानी आप 5 खा सकते थे और आपने 5 ही खाई, तो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे खाना खा चुके हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि अब आप सैचुरेट हो चुके, अब आप और नहीं खा सकते हैं, आप सैचुरेट हो चुके। तो सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम कितना घुल सकता है उसमें। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी तरह से बात करें तो व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, नहीं डिसॉल्व किया जा सकता इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे अभी।
ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक जो सब्सटेंस होता है वो प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है ना, और दूसरी कोई फॉर्म नहीं होती है, उसमें एक ही सिंगल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, कोलाइड की बात करें अगर, ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना है जो कोलाइड होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इट्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और इसके जो पार्टिकल होते हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अब भाई आप सोच रहे होंगे सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और अभी कह रहा है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो सर ये कैसे हो गया, ये तो होमोजीनियस हो। तो आप समझो बेटा ये क्या होते हैं बेटा, स्प्रेड तो होते हैं लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बेटा, ठीक है, इस सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें कि सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, यानी कि वो सस्पेंडेड रहते हैं उसमें थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे एंटायर मीडियम में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ये पार्टिकल जो होते हैं नेक्ड आई से, अपनी आंखों से, नॉर्मल आई से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मडी वाटर। तो आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, कोलाइड में और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज का बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो आंसर हमने यहीं पे लिख दिए हैं। सोडा वाटर का सॉल्यूशन होता है, जो वुड का सॉल्यूशन होता है, एयर है, मतलब वुड होती है, एयर होती है, सॉइल होती है, विनेगर है, फिल्टर्ड टी है। तो क्या होते हैं तो देखो बेटा, सोडा वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा आपका। वुड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। ठीक है, एयर होमोजीनियस है, एयर होमोजीनियस है, सॉइल हेट्रोजीनियस होता है, और विनेगर होमोजीनियस है, और लास्ट में फिल्टर टी ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यानी जो आप चाय पीते छान के बाद वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ वुड यू कंफर्म दैट, आप किस तरीके से ये बात को कंफर्म करेंगे दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। यानी आपको बिल्कुल कलरलेस एक चीज दी गई, एक सब्सटेंस दिया गया और आपसे पता करने को कहा गया, पता करके बताओ कि ये क्या ये पानी है। तो भाई क्या आप उसको पी लेंगे, पी के बताएंगे? भाई हो सकता कोई ऐसा है ना केमिकल हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके, तो आप पी के तो नहीं बताएंगे बेटा, है ना, समझिए। इफ द कलरलेस लिक्विड स्टार्टेड बॉइलिंग एट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कोई है ना लिक्विड है और वो बॉयल होना है ना एग्जैक्टली बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर वो सॉल्यूशन, अगर वो सब्सटेंस क्या हुआ बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो गया, तब आप कहेंगे कि हाँ ये तो वाटर ही है। एंड फ्रीजेस एट एग्जैक्टली 0, और वो अगर फ्रीज भी हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, देन दिस इज प्योर वाटर, तब हम कहेंगे ये प्योर वाटर है। नेक्स्ट, Which of the following material fall in the category of pure substance, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आती हैं। तो लीजिए आंसर, आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी आर द प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस है, बाकी इनमें से कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है ये आइडेंटिफाई करना है। सॉइल है क्या, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। तो देखिए आंसर, द सॉल्यूशन आर सी वाटर सॉल्यूशन है, एयर है, सोडा वाटर, साडा लिख दिया यहाँ पे, साडा नाल, ठीक है, तो इसको सोडा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सोडा वाटर, तो ये क्या है आपके सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो, इनमें से कौन सी चीजें दिखाएंगी टिंडल इफेक्ट, यानी किन किन में टिंडल इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन में तो इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था, है ना, और शायद एग्जाम्पलर में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि मिल्क सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं शो करता है, मिल्क शो करता है। और बात करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये करता है क्या, और स्टार सॉल्यूशन। तो आंसर बेटा सुन लीजिए, मिल्क करेगा, स्टार सॉल्यूशन चले करेगा। ठीक है, सोज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोलाइड सोज टिंडल इफेक्ट, यानी जो जो कोलाइड सॉल्यूशन बनेंगे वो सारे टिंडल इफेक्ट शो करेंगे जनरली। चलिए नेक्स्ट,
क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको ये ABCDFGHIJKLM इतनी सारी चीजें दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, इनकी कैटेगरी में रखना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारे आपको दे रहा है। बेसिकली इस चैप्टर में ये पहचानना सिखा रहा है आपको कि भाई आप चीजों को आसानी से क्लासीफाई कर पाओ। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। एलिमेंट है, इसमें सोडियम है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, टिन है, जिनके सिंबल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जब आएंगे तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल भी याद करना सीखेंगे वहां पे, है ना। कंपाउंड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है क्योंकि कंपोजिशन फिक्स होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपोजिशन होती है। मेथेन एक कंपोजिशन है, ठीक है। CH4 फॉर्मूला होता है। ये सब कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। वही बात करें मिक्सचर की, सॉइल एक मिक्सचर है। एग्जैक्टली पता नहीं होता कौन सी चीज कितने एलिमेंट है ना, किस रेशियो में मिली है। ब्लड हमारा एक मिक्सचर है, सोप मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, कोल मिक्सचर है, एंड इन द लास्ट एयर किस में आ जाएगी, एक मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ, ठीक है। तो इन सबको चलिए हम देखते हैं। तो देखो भाई, ग्रोथ ऑफ प्लांट ये है आपका केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑल्सो एक केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सैंड, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाते हैं तो क्या होता है? केमिकल चेंज। आप जान लीजिए बेटा, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। मतलब कि एक बार जो चेंजेस हो गए फिर से आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, इनिशियल फेज नहीं ला सकते, ठीक है। नेक्स्ट, तो डाइजेशन ऑफ फूड, खाना एक बार पच गया तो क्या उससे फ्रेश ताजा खाना उगा लेंगे? क्या सब्जी भाजी उगा लेंगे आप? नहीं, तो केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है। फ्रीज करके फिर उसको मेल्ट करा लेंगे, फिर पानी बना लेंगे, फिर फ्रीज करा लेंगे, फिर आइस बना लेंगे, है ना। तो ये तो क्या हो गया? फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग तो वर्ड तो कहीं लग जाए तो समझ जाओ कि क्या है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, भाई ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है ना। गलती से टाइप हो, कभी टाइप करने वाले भी गलती कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लीजिए करेक्ट। ये क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज ए केमिकल चेंज। क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से आपने ये वीडियो देखा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया गया, ठीक है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो, और क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं ताकि हम आगे भी इसको कंटिन्यूटी में रखें, इसी तरह बनाए रखें, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए इस चैनल पे और देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।